हमारे साथ रेनेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ पंकज मुरारका जुड़ रहे हैं। पंकज, गुड मॉर्निंग। ईटीएन और स्वदेश पे आपका स्वागत है। आज की बातचीत में शुरू करना चाहूंगा आपके व्यू से रूरल मार्केट पे। रूरल इकोनॉमी के शेप का जो छोटा एंड होता है, नीचे का एंड, वो काफ़ी टाइम से जूझ रही थी। एक तो अफोर्डेबिलिटी हिट हो गई थी कोविड के बाद से वहाँ की, और इसकी वजह से मार्जिन, जो कंपनीज हैं, एक तरफ तो उनके पास मार्जिन प्रेशर था और ये अफोर्डेबिलिटी कम होने की वजह से उनके वॉल्यूम्स खराब हुए थे। तो जो रूरल सेंट्रिक कंपनीज हैं उसमें एक बदलाव आया। हीरो मोटोकॉर्प ने परसों अपनी प्रेस रिलीज में प्राइस हाइक के साथ साथ कहा उन्हें डिमांड में इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। कल डाबर ने भी ऐसी ही जानकारी दी एक ब्रोकरेज को कि चैनल चेक्स में डिमांड इंप्रूवमेंट हो रहा है, जो कि एक बड़ी रूरल कंपनी है। और वहां से एक बड़ी रैली आई एफएमसीजी कंपनी में जो रूरल सेंट्रिक थी। आज भी एमएनएम जो रूरल सेक्टर कंपनी है, टॉप गेनर है इंडेक्स का। क्या आपको अर्ली साइंस मिल रहे हैं कि रूरल साइड में टियर 2 टियर 3 में जो डिमांड हिट हो गई थी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, वो अब ग्रीन शूट्स दिखा रहे हैं और वो अर्ली संकेत मिल रहे हैं कि वो वापस आ जाएगी, इसलिए अब रूरल स्टॉक्स को भी देखना चाहिए? गुड मॉर्निंग अजय। एकदम ये सही पकड़ा है अजय आपने। क्या होता है कि जब कभी भी एक इकोनॉमी में जब बड़ा झटका लगता है तो इकोनॉमी के डिफरेंट मूविंग पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग पेस पे और अलग अलग टाइम के हिसाब से रिकवर होते हैं। तो ये जो हमारा पूरा रूरल सेक्टर था वो थोड़ा सा लैग कर रहा था ओवरऑल इकोनॉमी से, बिकॉज इनको कोविड की वजह से बड़ा झटका लगा था और फिर ये कमोडिटी प्राइसेस काफी जोर से बढ़ गए थे, उस वजह से वो एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम लगा। पर अब हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी एक ऐसे स्तर पे या मोड़ पे आ गई है जहाँ पे जॉब क्रिएशन या एम्प्लॉयमेंट बहुत स्ट्रांग है इकोनॉमी में, और रूरल इन्वेस्टमेंट भी काफी हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, गवर्नमेंट ड्रिवन भी हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन भी हैं। और इसके चलते हमें एक है ना अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रांग रिकवरी इन रूरल सेक्टर दिखाई पड़ रही है ऑलरेडी, बिकॉज इस समय अगर आप देखें फेस्टिवल सीजन वगैरह में भी अराउंड फेस्टिवल सीजन रूरल डिमांड काफी स्ट्रांग थी। तो मुझे लग रहा है कि ये रूरल इकोनॉमी अब रिकवर होना शुरू हो गई है और ये नेक्स्ट ईयर काफी अच्छा करेगी। सो एक वही एक सेगमेंट बचा था हमारी इकोनॉमी का जो थोड़ा सा लैग कर रहा था ओवरऑल इकोनॉमी से, एंड वो रिकवर करने से हमारी इकोनॉमी को और मोमेंटम मिलेगा नेक्स्ट ईयर में। तो ये ओवरऑल ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। एंड ये स्वाभाविक है कि जब रूरल इकोनॉमी रिकवर करेगी तो रूरल इकोनॉमी से जुड़े हुए जो सेक्टर्स है उनके बिजनेस में काफी इंप्रूवमेंट आएगा या अच्छी ग्रोथ आएगी जो अभी तक थोड़ी सी लैग कर रही थी। आपसे एक और मुद्दे पे बात करना चाहूंगा। आज इकोनॉमिक टाइम्स ने फ्रंट पेज पे एक बहुत अमेजिंग स्टोरी दी है। वो ये दी है कि जो बजट आएगा उसकी तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने गवर्नमेंट से, इकोनॉमिस्ट से, कॉर्पोरेट से, सबसे फीडबैक, इनफैक्ट सिटीजन से भी फीडबैक मानना शुरू किया है कि कौन से एरियाज पे आपको क्या फोकस चाहिए और होना चाहिए। खबर ये आई है, इकोनॉमिक टाइम्स की जो बजट रिलेटेड खबर है उसको चलाइए डॉक्टर साहब, और उसमें खबर ये है कि बहुत कैपेक्स ओरिएंटेड बजट रहने वाला है इस बार, क्योंकि एक तरफ ग्लोबल स्लो डाउन है। हम कोर्स भारत एक चमकता हुआ सितारा है, लेकिन अगर बड़ा कैपेक्स ओरिएंटेड बजट रखेंगे तो मोमेंटम बरकरार रहेगा स्लो डाउन के सामने। क्योंकि डर था बाजार को कि कहीं बजट में, इलेक्शन के एक साल पहले है बजट, कहीं पॉपुलिस्ट ना हो जाए सरकार। तो वाकई में अगर कैपेक्स ओरिएंटेड रहता है तो जो ऑलरेडी कैपेक्स को बूस्ट मिल रहा है पब्लिक सेक्टर से, वो थोड़ा और जारी रहेगा और बाजार के लिए काफी बड़ा अश्योरेंस है, नहीं? हाँ, एकदम सही कहा जाए आपने ये कि गवर्नमेंट जो है ये शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म में नहीं जाके लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस कर रही है। और पिछले बजट में भी हमने देखा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था ओवरऑल वो लगभग 17% से ग्रोथ हुआ था। और इस बार भी जिस हिसाब से पेपर में न्यूज आ रही है और गवर्नमेंट फीडबैक दे रही है कि दे विल फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एंड इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी में उस पर फोकस रहेगा और इन्वेस्टमेंट्स में ग्रोथ होगी। इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ होने से एक इकोनॉमी को लंबे समय तक काफी फायदा होता है, बिकॉज क्या होता है कि हम एक एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं इकोनॉमी में। गवर्नमेंट अपने खर्चे से उसको खाली कंजम्पशन में नहीं खर्च कर रही है बल्कि एसेट्स क्रिएट कर रही है, जिसका देश को और इकोनॉमी को लंबे समय तक फायदा मिलता है। और क्योंकि प्रोजेक्ट्स लंबे समय तक चलते हैं तो उनका ग्रोथ मल्टीप्लायर जो रहता है वो काफी सारे डाउनस्ट्रीम सेक्टर्स में भी फील होता है। सो आई थिंक, और एक हम ऐसे इंडिया एक कंट्री एक ऐसे मोड़ पे है जहाँ पे पूरी दुनिया अगर आप देखें तो वहाँ पे ग्रोथ के चैलेंजेस हैं या रिसेशन है नेक्स्ट ईयर। तो इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो है ही है, पर एक ग्लोबल ग्रोथ लीडर भी बन रहा है, बिकॉज अब जो है नेक्स्ट ईयर
हमारी जो ग्रोथ है वर्ल्ड में फास्टेस्ट या हाईएस्ट रहेगी, बिकॉज अब चाइना की ग्रोथ भी काफी स्लो डाउन या मॉडरेट हो गई है। तो ऐसे समय में सही तरीके से हमारे फिस्कल पॉलिसी को चलाना और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस रखना, ताकि हमारी ग्रोथ ये कंटिन्यू रहे यहाँ पे, ना कि 1 साल या 2 साल ग्रोथ होके फिर स्लिप हो जाए, ये बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक ये जो गवर्नमेंट का फोकस है कि केपेक्स ओरिएंटेड या इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर पे फोकस करें ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ सस्टेन रहे, तो इससे मेरे हिसाब से हमारी इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट काफी सुधरेंगे। पंकज, जो अजय ने भी क्वेश्चन पूछा कैपेक्स वाला, मैं उसको थोड़ा और इसी सब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूँ। आपको मालूम भी है कि 2024 के अंदर चुनाव होंगे तो सरकार कम से कम किसानों को भी खुश रखेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि रेवड़ियाँ बांटी जाएंगी, मैं ये इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हाँ, एग्रीकल्चर को भी बूस्ट देने की बात होगी। जो एग्रीकल्चर बूस्ट की बात अभी पंकज आपको बता भी रहे हैं अजय, कि जो रूरल ग्रोथ है ना वो दिख रही है, और सरकार इसको डैम्पर ख़त्म नहीं करना चाहेगी। वो क्यों ख़त्म करेगी, उल्टा हो तो और बढ़ाना चाहेगी। तो आप मेरे को थोड़ा ये सजेस्ट कर सकते हैं कि हम रूरल इकोनॉमी से जुड़े हुए शेयर्स पे अभी भी फोकस पॉजिटिव रख के पोजीशन लॉन्ग करें। एग्जाम्पल के लिए एस्कॉर्ट्स, एग्जाम्पल के लिए वीएसटी टिलर्स, एग्जाम्पल के लिए डाबर। देखिए, ऐसा है कि हमें इकोनॉमी के हर सेगमेंट या हर वर्ग को ध्यान रखना होगा गवर्नमेंट को, जब सरकार अपना बजट और प्लानिंग करती है, बिकॉज हम किसी भी सेक्शन को छोड़ नहीं सकते। तो हम सब सेक्शन को साथ में लेके हमें आगे बढ़ना होगा, और तभी जाके इकोनॉमी की और देश की एक ग्रोथ होगी, और मोर इम्पोर्टेंटली एक बैलेंस्ड ग्रोथ होगी, ताकि सब सेक्शन को उस ग्रोथ का फायदा मिले। एंड रूरल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि 50% ऑफ जो हमारा जो है जीडीपी है वो रूरल इकोनॉमी से आता है, तो जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते या नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस पे हमें निरंतर फोकस रखना होगा। एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट विल कीप दैट इन माइंड व्हाइल दे आर फॉर्मुलेटिंग देयर पॉलिसीज। और ऐसा नहीं है खाली बजट में नहीं, अगर आप बाकी भी देखें तो गवर्नमेंट टाइम टाइम से इनिशिएटिव्स ले रही है। बीच में जब बिकॉज ऑफ ये रशिया यूक्रेन वॉर, जब फर्टिलाइजर प्राइसेस बढ़ गए इंटरनेशनली, तो गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर सब्सिडी जोर से बढ़ा दी। उसकी वजह से इस साल हमारा फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल काफी जोर से बढ़ गया है। और उसका पर्पज ये था कि ताकि जो फार्मर्स हैं उनको उसका इम्पैक्ट नहीं फील हो, और वो गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा कॉस्ट एब्जॉर्ब की है। तो गवर्नमेंट ने जहां भी जरूरत है स्टेप इन करके रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट किया है। आप देखें तो अगर मनरेगा में जो एलोकेशन होता है गवर्नमेंट का ईयर ऑन ईयर, वो बढ़ते जा रहा है। एंड उसी तरह से बाकी भी काफी सारी पॉलिसीज हैं। लास्ट 2 साल से बिकॉज ऑफ कोविड गवर्नमेंट का फूड सब्सिडी बिल काफी बढ़ गया, बिकॉज गवर्नमेंट फ्री फूड सप्लाई प्रोवाइड कर रही थी, बिकॉज लोगों के एम्प्लॉयमेंट चले गए थे रूरल एरिया में। तो जब भी जरूरत पड़ी गवर्नमेंट ने स्टेप इन करके सपोर्ट किया है। और मुझे लगता है कि जैसे अब ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, तो बिकॉज रूरल इकोनॉमी को उसका अपने आप फायदा मिलेगा। जैसे मैं एक एनेक्डोटल एग्जांपल दे रहा हूँ। आज सुबह मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अमूल बटर की बहुत बड़ी शॉर्टेज हो गई है सब जगह, विच इफेक्टिवली मीन्स द डिमांड इन द फेस्टिवल सीजन इतनी ज्यादा हो गई है कि अमूल बटर नहीं मिल रहा है। तो इफेक्टिवली मीन्स कि हमें हमारा डेयरी प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, ताकि क्योंकि बटर की डिमांड इज मच हायर देन व्हाट डिमांड इज। तो ओवरऑल इकोनॉमी में अगर ग्रोथ आएगी तो रूरल सेगमेंट को, रूरल इकोनॉमी उसको अपने आप फायदा मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। राइट, मॉर्निंग पंकज, आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज यू ब्रॉट टू द टेबल। इसका मतलब लोग ज्यादा खा पी रहे हैं। सो ऐसे केस में अगर कोई भी सेक्शन किसी भी ज्योग्राफी में हो, अगर खाने पीने की डिमांड बढ़ेगी, तो जो एक के शेप रिकवरी की बार बार बात की जाती थी कि अर्बन एरियाज में तो डिमांड है, रूरल इकोनॉमी को आप बहुत अच्छे से समझा भी रहे हैं, तो कंज्यूमर स्टेपल जो डिस्क्रिशनरी हो, क्या ये, क्योंकि पिछले 1 साल में आप जब से निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था और अब हम दोबारा जब ऑल टाइम हाई पे आए, तो तीसरा बड़ा सेक्टर परफॉर्मिंग सेक्टर एफएमसीजी भी रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ हेडविंड्स भी रही हैं। अब आपको लगता है कि ये सेक्टर फिर से एक अच्छे रिटर्न दे सकता है? मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है, बिकॉज लास्ट 1 साल से सेक्टर में हेडविंड्स आ गए थे, जैसे कि आपने बताया, बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस बहुत जोर से बढ़ गए थे, और बिकॉज वो इतनी तेजी से बढ़े कि ये कंपनी अपने प्राइस हाइक नहीं ले पाई, और इनको एब्जॉर्ब करना पड़ा काफी कुछ राइज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट, इनके मार्जिन स्क्वीज हो गए थे। फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया कंपनी से मैं कुछ समय पहले बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने लास्ट 15 महीने में 22% प्राइजेस बढ़ा दिए बिस्किट्स के, एंड उसके बावजूद भी वो पूरा जो उनके रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज है वो कस्टमर्स को पास ऑन नहीं कर पाया, बिकॉज व्हीट, शुगर और ये सब कमोडिटीज के प्राइसेस इतने जोर से बढ़ गए।
पर अब जब ये ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हम देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने में काफी कूल ऑफ हो गए, जैसे पाम ऑयल के प्राइसेस लगभग ऑलमोस्ट 30% डाउन है पीक से, एंड वैसे ही बाकी सब कमोडिटी प्राइसेस भी कूल ऑफ हो गए हैं। तो इन कंपनीज को काफी रिलीफ मिलेगा और इनके मार्जिन्स जो इरोड हो गए थे पिछले 1 साल में, वो फिर से एक्सपैंड होंगे। तो मुझे लगता है कॉम्बिनेशन ऑफ जो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आएगी इन कंपनियों में और एक इनके मार्जिन्स वापस आ जाएंगे बिकॉज इनकी रॉ मटेरियल प्राइसेस घट रहे हैं, उस वजह से ये कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स जो है आने वाले साल 2 साल में अच्छा करेंगे, काफी अच्छा करेंगे। पंकज, मैं देख रहा था कि आपके पास कैपिटल गुड स्टॉक्स भी हैं अपने मिड कैप पोर्टफोलियो में, BEL, कमिंस जैसे। मैं स्टॉक पर रिएक्शन नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं आपसे जो लार्ज कैप यूनिवर्स है या लीडर्स जो हैं कैपिटल गुड्स के, उन स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में जानना चाहूँगा। ये 50, 60, 70 टाइम, कुछ तो 100 टाइम पे आ गए हैं। क्या ये वैल्यूएशन चैलेंज आप भी फेस कर रहे हैं इस पॉकेट में? अजय, वैल्यूएशंस टू स्टार्ट विद एक्सपेंसिव है, हमें ये मानना होगा, पर हमें साथ में ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि एक मैं कैपिटल गुड सेक्टर पे टिप्पणी दूंगा, पर उससे पहले कि इंडिया के साथ भी ये फैक्टर जुड़ा हुआ है कि इंडिया इज एक्सपेंसिव मार्केट। तो हमें ये मानना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि अगर हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हैं तो हमारे वैल्यूएशन एक्सपेंसिव रहेंगे, बिकॉज दुनिया भर के जितने भी फंड्स हैं उनको फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना है। तो ऐसी इकोनॉमी में वैल्यूएशंस, दुनिया में जब कभी भी कोई इकोनॉमी हाई ग्रोथ होती है तो उसमें वैल्यूएशंस हमेशा एक्सपेंसिव ही रहते हैं, उस इकोनॉमी में वैल्यूएशन सस्ते नहीं रह सकते। जहां तक कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर की बात है, यस वैल्यूएशंस टू स्टार्ट विद एक्सपेंसिव है, पर हमें लगता है कि ये एक सेक्टर है जो पिछले 8-10 साल के डाउनटर्न से निकल के बाहर आ रहा है, जिस वजह से इन कंपनियों की आज भी पिछले 12 महीने में इन कंपनियों में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है, पर उसके बावजूद भी इन कंपनीज का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 60, 70, 80% के दरमियान चल रहा है, विच इफेक्टिवली मीन्स कि जब इन कंपनियों में यहाँ से और आगे ग्रोथ आएगी, जो कि जिसके ऊपर हम काफी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव हैं, तो इन कंपनियों में एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन एक्सपेंशन आएगा बिकॉज इनकी फिक्स कॉस्ट जो है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। तो उस वजह से हमें लगता है कि ये जो पूरा सेक्टर में जो अच्छी कंपनियां हैं ये ग्रोथ पर्सपेक्टिव से ग्रोथ लीडर्स रहेंगे इंडिया में। तो वैल्यूएशन टू स्टार्ट विद एक्सपेंसिव है, पर वैल्यूएशन एक्सपेंसिव इसलिए है कि इन कंपनियों में प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाली है, ऐसा हमारा मानना है ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 years। एंड सेकेंडली ये सब बहुत हाई क्वालिटी कंपनीज हैं, तो हाई क्वालिटी कंपनीज के वैल्यूएशन बाकी कंपनियों के मुकाबले एक्सपेंसिव रहेंगे। तो हमारा ऐसा मानना है कि डिस्पाइट एक्सपेंसिव वैल्यूएशन या जैसे भी हम कहें जहां पे भी वैल्यूएशन है, इन कंपनियों में एक हेल्दी रिटर्न बन सकता है नेक्स्ट 2 से 3 साल के लिए। बिल्कुल, बाजार को भी ऐसा ही लगता है, इसीलिए वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग रहती है और वो कभी सस्ते मिलते नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए।